शिक्षा विभाग ने पत्रांक 1444 दिनांक 2 जून 2025 को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय शिक्षकों को छोड़कर यानी नियोजित शिक्षकों को छोड़कर उन सभी शिक्षकों के अवकाश के स्वीकृति के संबंध में एक स्पष्ट आदेश जारी किया है और कहा है कि जो विद्यालय में शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक अलग अलग नियमावली के माध्यम से आपको कार्य कर रहे हैं, नियुक्त हुए हैं, उक्त शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियमों के तहत अवकाश अनुमान किया गया है। परंतु ऐसी व्यवस्था दिख रही है और ये दृष्टांत सामने आ रहे हैं कि विभिन्न जिलों में अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया में एकरूपता, अस्पष्टता और पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। आपने हाल ही में वैशाली में देखा होगा कि विशिष्ट शिक्षकों को आपको और विद्यालय अध्यापकों को उनके स्वीकृत आदेश को नहीं देकर प्रोबेशन पीरियड के आदेश की बात की गई थी, जबकि विशिष्ट शिक्षकों को प्रोबेशन की बात ही नहीं है। यही बात यहाँ कहा गया है और आगे और कहा गया है कि जिससे उक्त शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को अवकाश स्वीकृत कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः समयक विचारोपरांत अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट, सुगम एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया को निम्नवत रूप से निर्धारित की जाती है। तो जी हाँ, विभाग ने 10 प्रकार के अवकाश की घोषणा की है। ये अवकाश आपके सामने है। आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, मातृत्व या प्रसव अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, प्रकृत अवकाश, उपार्जित अवकाश, आधे वेतन दिन की छुट्टी, रूपांतरित अवकाश, असाधारण अवकाश और अधिक अवकाश। जी हाँ, ये 10 प्रकार की छुट्टियां विभाग ने सभी शिक्षकों को देने का निर्णय लिया है और स्पष्ट आदेश निकाला है नियोजित शिक्षकों को छोड़कर। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस एक वीडियो के माध्यम से आपको उन सारे आदेश की सारी टेक्निकलिटीज की जानकारी मैं देने जा रहा हूं। ये वीडियो थोड़ा सा जरूर लंबा हो सकता है क्योंकि टेक्निकलिटीज को भी जानना जरूरी है। पत्र तो आपने सार्वजनिक डोमेन में चीजें आई होंगी, देख लिया, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि विश्रामावकाश विभाग क्या है, जो उपार्जित अवकाश की गणना कितनी है। 300 आपने जान लिया, जमा कितना होता है साल में। ये 33 और 14 उपार्जित अवकाश का क्या है, आधे दिन की छुट्टी कैसे मिलती है, आधे दिन की छुट्टी के आधार पर ये आधे वेतन की छुट्टी, जी हाँ, आधे वेतन की छुट्टी कैसे मिलती है, कितना जमा होता है। ये रूपांतरित अवकाश क्या है, कौन कौन से आपको अवकाश रूपांतरित होंगे, कन्वर्ट होंगे, असाधारण अवकाश क्या है, अधिक अवकाश क्या है, इन सारी बातों को आप बताऊंगे और कितनी गणना होती है इनकी वो जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको मैं यह बताऊंगा कि यह अवकाश जो है आप कैसे लेंगे, ऑनलाइन लेंगे, ऑफलाइन लेंगे, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से प्रमाणिक और रिलायबल वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूं। पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं एक एक करके इन सारे अवकाश की हम आपको चर्चा करेंगे और आप तक उसकी टेक्निकलिटीज पहुंचाएंगे। पहला अवकाश, पहले अवकाश को अगर देखा जाए तो पहला अवकाश आपका है आकस्मिक अवकाश। इसको मैं पढ़ूंगा भी, उसके बाद एलोबरेट करूंगा। सामान्यतः प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन अनुमान होगा। जो आकस्मिक अवकाश जिसको हम सीएल कहते हैं, ये 16 मिलेगा, किंतु नई नियुक्ति के बाद आपको नियुक्ति के वर्ष के अवशेष माह के लिए समानुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप वर्ष के बीच में कहीं ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए आप छठे महीने में ज्वाइन करते हैं, तो जून से लेकर दिसंबर तक के समानुपातिक यानी 16/12 कर दिया जाएगा, फिर 6 कर दिया जाएगा। इस तरह से उसको 8 अवकाश मिलेगा, 8 अवकाश मिलेगा। इसी तरह समानुपातिक अगर मान लीजिए फरवरी में ज्वाइन करता है, उसी अनुपातिक उसको व्यवस्था बनाई जाएगी। आगे इसमें कहा क्या गया है कि ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश सहित मिलाकर लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकती है। बिहार सेवा संहिता के अनुसार ये आपको अवकाश मिल रहा है और इसमें कहा गया है कि आपको सीएल इंटाइटल 16 साल भर में है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो 12 आप सार्वजनिक अवकाश यानी जो सार्वजनिक अवकाश होगी, रविवारी अवकाश होता है, चाहे और कोई आपको वो अवकाश घोषित किया जाता है, उस सबको जोड़कर 12 दिन तक आप ले सकते हैं। लगातार 12 दिनों से अधिक की अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकती है। ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश सहित उसके साथ तो इंटाइटल किया जाता है एक सीएल के लिए। आप यहाँ 12 ले सकते हैं, लेकिन 12 आएगा नहीं, किसी भी स्थिति में 12 नहीं बनेगा। उसमें एक रविवार इत्यादि कोई अवकाश भी उसमें इंटर हो ही जाता है। अब लेते हैं कि इसको दूसरे कलम है, यहाँ देखेंगे जो तीसरा आपको बिंदु है। पहले क्रम संख्या में ये क्रम संख्या आएगा, दूसरे में अवकाश का प्रकार आएगा, तीसरे में वो कौन उसे आपको प्राधिकार कौन है स्वीकृत करने वाला।
तो ये आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करेगा सहायक शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक को, उस विद्यालय का प्रधान और प्रधानाध्यापक। और यदि आप प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं तो यह अवकाश प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आपको स्वीकृत किया जाएगा। आगे कहा गया है कि आवेदन समर्पित करने की तिथि से, जिस दिन आप आवेदन दे रहे हैं तिथि को ही, जिस दिन आप दे रहे हैं, सक्षम प्राधिकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। यानी आपने सीएल का पिटीशन दिया है उसी दिन इस पर निर्णय लिया जाना है। क्लियर यहां हो गया। तो आप सीएल के साथ अगर लगातार ले रहे हैं तो सहित 12 ले सकते हैं, उसके सहित 12 ले सकते हैं। यह क्लियर है सार्वजनिक अवकाश के सहित। आते हैं विशेष आकस्मिक अवकाश। विशेष आकस्मिक अवकाश ये महिलाओं के लिए होता है जिसको प्रत्येक महीना में 2 दिन अनुमान होता है। ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश सहित 12 दिनों से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकती है। बहुत बड़ा अभी एक अलग तरीके से व्यवस्था बन गई थी और भ्रम बन गया था कि कुछ लोग दो, जो आपको एएसएल मिलता था उसके साथ तो सीएल नहीं दिया जाता था। एक बेल्ट्रॉन ने एक चिट्ठी निकाली थी जिसमें उसके बाद शिक्षकों ने को मिलना ये बंद हो गया था। तो आप एएसएल के साथ सीएल भी ले सकते हैं और ये लगातार 12 दिन की अवधि के लिए हो सकती है। किसके? आकस्मिक अवकाश और सार्वजनिक अवकाश के सहित, उसके सहित 12 दिनों तक ले सकते हैं। उसके सहित ध्यान दीजिए, गिनती में वो भी आपको आएगा, वो 12 दिनों तक आप ले सकते हैं। चलिए, जिसको स्वीकृत कौन करेगा? वही सीएल वाला स्थिति है। अगर आप शिक्षक हैं, किसी प्रकार का सहायक है, विशेष शिक्षक का विद्यालय अध्यापक हैं तो विद्यालय का एचएम करेगा या एचटी करेगा। अगर आप एचटी और प्रभारी हैं तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। और आवेदन समर्पित जिस दिन किया जा रहा है उसी दिन सक्षम पदाधिकारी इस पे निर्णय लेगा। अब आते हैं मातृत्व और पितृत्व अवकाश। तो पहले हम जानते हैं मातृत्व अवकाश और इसके प्रसव अवकाश, इसको प्रसव अवकाश भी कहा जाता है। बिहार सेवा संहिता के नियम 220, ये बिहार सेवा संहिता के नियम 220 के तहत आपको, और वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 9889 यानी 9889 जो 1/12/2015 को आपको जारी किया गया था, इसको मैं, इस पत्र को भी मैं आपको दिखाऊंगा, के आलोक में 2 से कम जीवित संतान वाली महिला सरकारी सेवकों को छुट्टी प्रारंभ की तिथि से 180 दिन की अवधि के लिए मातृत्व प्रसव अवकाश दिए है। यानी 2 ही आपको बच्चों के लिए ये मिल सकता है जीवित अगर वो है। मान लीजिए कि 2 बच्चा होता है, फिर तीसरा होता है, उसी बीच में पहला आपको दुर्घटना यानी वो नहीं रहता है, तो आपको 2 ही बच्चों के लिए ही मिल पाएगा। अगर आपने दोनों के ले लिया है तो तीसरे के लिए वो नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब है 2 ही बच्चों के लिए चीजें मिल पाती है। यहाँ कही गई है कि 2 से कम जीवित संतान वाली, जो जीवित संतान वालों को ही मिल पाएगा। और इसमें ये देगा कौन? तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवस के अंदर ही इसकी स्वीकृति और अस्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा। अब ये देंगे डीओ साहब, ठीक है। और ये कैसे आगे होगा इसकी प्रक्रिया भी हम आगे बताएंगे कि कैसे चलेगा। एचएम अगर सारित करेंगे बीओ के पास, बीओ अगर सारित करेंगे डीओ के पास, तो एचएम बीओ कितने दिन लेंगे, कितने दिन में आगे करेंगे। जैसे यहाँ कहा गया कि 7 दिनों के आपको अंदर इस पे कार्य कर लेना है, यानी आपको इसको स्वीकृत करना है कि अस्वीकृत करना है, इस पे निर्णय ले लेना है। और सबसे बड़ा और बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार को रोक रहा है वो दूसरा नंबर है, यानी अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश की अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि उनका वेतन बिना रोक के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। यह एक बहुत भ्रष्टाचार का एक मामला ये बन गया था। अब अनेक दलाल इसमें लग गए थे कि चिकित्सा अवकाश, ये मातृत्व अवकाश, इसके पैसे निकालने के लिए अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग दलाल, अलग बड़ी विकट स्थिति थी। बहुत प्रताड़ित और दोहन का शिकार होना पड़ता था शिक्षकों को और शिक्षिकाओं को इन सब चीजों में, मातृत्व और ये चिकित्सा अवकाश इत्यादि के लिए। तो उसको रोक लगा दिया गया कि जैसे स्वीकृत होगा उनका भुगतान नियमित रूप से होता रहेगा, उनके छुट्टी पर से लौटने की बात नहीं की जाएगी। यह बहुत बड़ा और बहुत बड़ा निर्णय है। आगे देखते हैं शिशु देखभाल अवकाश। इसको चाइल्ड केयर लीव कहा जाता है। और बिहार सेवा संहिता के नियम 220 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 9889 दिनांक 1/12/2015 के आलोक में अवयस्क संतान वाली महिला कर्मचारियों को उनकी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान केवल 2 संतान तक, ध्यान रखिए कि अवयस्क 18 वर्ष से ज्यादा नहीं, 18 वर्ष से कम वाले बच्चे को अगर 2 संतान के लिए उनको, और उन बच्चों की परीक्षा और उनकी बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी 730 दिन की शिशु देखभाल छुट्टी दी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये कुड बी वाली स्थिति में दी जा सकती है। और मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि बिहार सेवा संहिता की 152 नियम के अनुसार कोई भी अवकाश आपका अधिकार नहीं है। ये सरकार शासन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि आप उसे दे या न दे। तो एसएल के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका अधिकार है। कोई भी और किसी भी प्रकार का जो लीव है वो आपका अधिकार नहीं है। यह नियम 152 कहता है और इसके अनुसार
कोई आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। जब तक स्वीकृत नहीं हो, ऐसे ही बहुत लोग रख के और चल देता है, अगर स्वीकृत नहीं करेगा तो आप उस दिन लीव विदाउट पे होंगे, अनुपस्थित माने जाएंगे। तो इस भ्रम को दूर कर लेना है। इस तरह की बड़ी व्यवस्था होती है, लिख दिया, रख के चल दिए, हेडमास्टर साहब देखे कि नहीं देखे, अब हेडमास्टर के हाथ में चीजें चली गई हैं और ई शिक्षा कोष पर वो सारी चीजें अपलोड आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास है और अटेंडेंस आप बना रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 730 दिनों का आपको चाइल्ड केयर लीव मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि टुकड़े टुकड़े में लेना उसको चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से ज्यादा छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। 730 दिन 2 वर्ष हो गए, लेकिन चाहते हैं छोटे छोटे व्यवस्था में कर सकें, तो आपको साल में 3 बार लेना पड़ेगा, जितने दिन का आप ले। और इसको कौन स्वीकृत करेगा? इसको वही डीओ साहब स्वीकृत करेंगे और 7 दिन में उनको इसको स्वीकृति और अस्वीकृति का आदेश करके इस पे निर्णय ले लेना है। और इस दौरान भी उनके जो भुगतान है वो नियमित रूप से होते रहेंगे और उनके अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पितृत्व अवकाश, वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 9889, इसका जिक्र बार बार आ रहा है, आपको इसको जरूर मैं दिखाऊंगा, जो 1/12/2015 को आया था कि आलोक में मेटरनिटी लीव संभावित तिथि, जो बच्चे के मेटरनिटी माता को मेटरनिटी का जो स्थिति रहता है, बच्चे पैदा होने के 15 दिन के पहले से 6 महीने तक की अवधि के बीच 15 दिन का पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश पुरुषों के लिए होता है, मेटरनिटी लीव आपको महिलाओं के लिए होता है और पैटर्निटी लीव आपको पुरुषों के लिए होता है। अभी शिशु देखभाल अवकाश जो आपने देखा है, इस चीज को भी ध्यान रखिए, ये पुरुषों को नहीं मिलता है, ये महिलाओं को मिलता है, संतान वाली महिला कर्मचारियों को मिलता है शिशु देखभाल अवकाश, तो महिलाओं का बड़ा ख्याल रखा गया है। और पैटर्निटी लीव में ही अभी आपको डीओ के माध्यम से 7 दिन के अंदर स्वीकृत और संस्कृत होगा और इसमें भी आपके अवकाश पर लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, नियमित रूप से आपका वेतन निर्बाध रूप से आपको मिलता रहेगा। सबसे बड़ा और टेक्निकलिटीज पहुंचती है उपार्जित अवकाश, जिसको कहा जाता है अर्न लीव, अर्जित अवकाश जिसको कहा जाता है। क्या क्या नियम है आपको यहां मैं बताता चलूं और किस चीजों को पहले जान लीजिए कि कैसे ये काम करता है। उपार्जित अवकाश बिहार सेवा संहिता के नियम 227 के आलोक में छुट्टी लेखा में अधिकतम 300 दिनों तक का ऐसा अवकाश संचित हो सकेगा। अब बात आती है संचित होना, यानी इसको आप बचा सकते हैं। कितने? 300। अगर 300 से ज्यादा संचित होता है तो वो क्या होगा? वो लैप्स हो जाएगा। अब आगे ये भी कहा गया कि उपार्जित अवकाश की गणना विश्रामावकाश सी विभाग के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी। मैं आपको बताता चलूं कि जो शिक्षा विभाग है, ये आपको शिक्षा विभाग ये विश्रामावकाशी विभाग है और विभाग नहीं है, ये शिक्षा विभाग एक विश्रामावकाशी विभाग है, क्योंकि इसमें विश्राम के लिए अवकाश भी किया जाता है। आपको ग्रीष्मावकाश भी मिलता है, जो भी अभी जो ग्रीष्मावकाश चल रहा है, ये ग्रीष्मावकाश जो है आपको ये सब विश्राम का अवकाश होता है। तो यदि विभाग विश्रामावकाश नहीं होता तो आपको 33 ईएल हर साल मिलते, लेकिन शिक्षा विभाग चूंकि विश्रामावकाशी विभाग है, तो अगर 365 दिन का साल होता है तो 60 दिन जो होता है ग्रीष्म अवकाश, दीपावली, छठ, होली, दुर्गा पूजा, इन छुट्टियों को मिलाकर 60 दिन बनते हैं। तो 365 से अगर 60 निकाला जाए तो 305 होते हैं। तो 305 का 22वां भाग आपको मिलता है ईएल, जो आपको 13.86 कुछ कुछ होता है, जिसे 14 माना जाता है। यानी 14 ईएल हर शिक्षक को मिलेगा, हर साल संचित होगा। ध्यान रखिए, अगर आप साल भर काम करते हैं तब, अगर काम नहीं करते हैं तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। और अगर सामान्य कर्मचारी होता है तो उसके लिए अलग गणना की जाती है, उनकी गणना अलग बन जाती है। लेकिन हमें शिक्षा विभाग को ध्यान देना है, तो 305 में 22 से भाग, अगर जैसे जैसे ये घटता जाएगा, ये 305 आपका अगर ये कम होगा तो आप ये 22 से भाग देकर उसी तरह से ये गणना हो जाएगी। मान लीजिए 205 होगा तो 205 में 22 भाग से कट किया जाएगा, इसी तरह से ये गणना होता है। तो ये आपके वर्किंग पे डिपेंड करता है, कितना दिन क्या 305 दिन काम किए हैं। अगर आप एब्सेंट इत्यादि होते हैं, छुट्टी इत्यादि उपभोग करते हैं, तभी वो 305 ही बनेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ अगर चले गए कि लीव विदाउट पे वाले मामले में, तो वहां ये चीजें कम हो जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सबको 14 आपको मिलते हैं और 300 तक ये बचत होता है, और 300 से ऊपर होता है तो आपको ये लैप्स हो जाता है। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि सीएल अगर 12 दिनों से ज्यादा अगर सीएल कोई ले लेता है तो वो क्या होता है? ईएल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीएल लेते समय ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे वो सीएल आगे कन्वर्ट होगा वो ईएल में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सब चीजों को हमेशा ध्यान रखने की जरूरत होती है। चलिए आगे देखते हैं कि इसको कौन आपको स्वीकृत करेगा।
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इसे 7 दिनों के अंदर स्वीकृत किया जाएगा या अस्वीकृत किया जाएगा। उसके निर्णय लेने के बाद अगर स्वीकृति का आदेश आता है तो अवकाश में लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी और निर्बाध रूप से वेतन मिलता रहेगा। चलिए अब देखते हैं एक अलग प्रकार की छुट्टी, और इस छुट्टी को जानना बहुत जरूरी है, और यह छुट्टी है हाफ पे लीव। इसके नियम को पढ़ लेते हैं। अब कितना मिलता है। बिहार सेवा संहिता के नियम 232, 233 और 248 के आलोक में ऐसे अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी। ये छुट्टी निजी काम के लिए और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर भी मिल सकती है, निजी काम के लिए भी और हेल्थ पर भी। आधे छुट्टी पर छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आधे वेतन पर छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र या निजी काम के लिए एक समय में चाहे जितने दिनों की ली जा सकती है। आप जितना चाहे उतने दिन के लिए ले सकते हैं। ध्यान रखने की जरूरत है कि ये भी संचित होता है, ये भी संचित होता है अवकाश। हम आपको बताएंगे कितना आपने आधे वेतन साल में कितना संचित होता है, आप कितने दिन को ले सकते हैं। यह तब भी लागू होगा जब ऐसे छुट्टी निवृत्ति के पूर्व ली जाए, यानी छुट्टी निवृत्ति यानी सारा छुट्टी, ये तब भी लागू होगा जब ऐसी छुट्टी निवृत्ति के पूर्व ली जाए। छुट्टी निवृत्ति का मतलब होता है छुट्टी निवृत्त हो गया, खत्म हो गया सारा छुट्टी, तब भी आप उसको ले सकते हैं। यह छुट्टी तब तक न दी जाएगी जब तक कि छुट्टी मंजूर करने में सक्षम प्राधिकार को ऐसा विश्वास करने का कारण न हो कि सरकारी सेवक छुट्टी बीत जाने के बाद कर्तव्य पर लौट आएगा। यानी अगर उस सक्षम पदाधिकार को यह विश्वास है कि व्यक्ति लौट के आएगा तो उसको आधे वेतन वाली छुट्टी दी जा सकती है। अगर सारा छुट्टी खत्म हो गया है तब भी सक्षम पदाधिकार दे सकता है यदि वो समझता है कि लौट के यह व्यक्ति आएगा। क्लियर है। और जब ये आता है तो बाद में इसका डिडक्शन किया जाता है। मैं आपको बताता चलूं कि आधे वेतन की छुट्टी जो है ये साल में एक वर्ष में सेवा संहिता के अनुसार 20 दिन बनती है। आधे वेतन वाली छुट्टी 20 दिन ये बनती है, एक वर्ष में 20 दिन आपको होती है। और इसको स्वीकृत कौन करेगा? जिला शिक्षा पदाधिकारी 7 दिन के अंदर इसको स्वीकृति अस्वीकृति का निर्णय लेंगे। स्वीकृत हो जाता है तो निर्बाध रूप से उनको वेतन मिलता रहेगा उनके लौटने की तिथि के। यहाँ ध्यान रखने की, जो उनके पास आधे वेतन वाला छुट्टी संचित है उतना वो लेंगे। अगर लगता है कि उससे ज्यादा वो लेना चाह रहे हैं तो दूसरी चीजों में वो कन्वर्ट होगा और वो किसी और चीज में कन्वर्ट होगा। आगे उस पर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कैसे और चीजें बनती है। अब आते हैं रूपांतरित अवकाश। अब रूपांतरित अवकाश क्या है? रूपांतरित का मतलब है, नाम से ही दिखता है कन्वर्टेड लीव। जैसे सीएल ईएल में कन्वर्ट होता है, उसी तरह अगर आपने आधे दिन की लीव ली है, ये वेतन लिया है, वो छुट्टी आधे वेतन वाली छुट्टी ली है, जिसको हम कहते हैं हाफ पे लीव, एचपीएल उसको कहा जाता है। ये जो ये था ये एचपीएल है, इसको बोलते हैं एचपीएल, हाफ पे लीव, आधा वेतन पर छुट्टी आपने लिया। वो अगर व्यवस्था से ज्यादा चला जाता है कि संचय से, तो वो कन्वर्ट होता है दूसरी छुट्टी में, और दूसरी छुट्टी होती है उसके साथ उसको रूपांतरित किया जाता है। यहां तक कि सीएल से अगर सीएल से 12 दिन से ऊपर हो गया, ईएल हो गया, अगर ईएल भी समाप्त हो जाता है तो वो क्या होता है, ईएल को भी बाद में कन्वर्ट होता है, रूपांतरित छुट्टी के रूप में कन्वर्ट होता है। अब आइए देखते हैं, बेसिकली ये हाफ डे लीव आपको का ही एक अंग है और इसी से ये लिंक है, और इसको पढ़ लेते हैं। बिहार सेवा संहिता नियम 234, 248 के तहत अनुमान्य होगा पूरे सेवा काल में अधिकतम 180 दिनों तक दे होगा। कितने दिनों तक दे होगा? ये 180 दिनों तक दे होगा। अब 180 दिन अर्थात आधे वेतन की अर्जित 336 दिन, अगर 180 दिन तक दे होगा तो आधे वेतन अगर इसको देखा जाए तो आधा 180 दिन अर्थात आधे वेतन की अर्जित अवकाश कितनी हो जाएगी? 360 दिन आप अर्जित, जो आधा वेतन वाला 360 दिन पर 360 दिन तक रह सकते हैं। अर्जित 360 दिनों के अवकाश के विरुद्ध 180 दिनों का पूर्ण वेतन पर अवकाश का रूपांतरण होगा। या जैसे मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं और अगर आपके पास एचपीएल है, 360 दिन का एचपीएल है, आप उसको कन्वर्ट करके 180 दिन का लीव, पूर्ण लीव पे रह सकते हैं, और जिसको कहा जाता है सीएल यानी कन्वर्टेड लीव, आप 180 दिन के लिए रह सकते हैं। और ध्यान रखें अधिकतम कितना दे होगा? 180। तो यहां जानिए कि अर्ध वेतन वाला अवकाश जो है वो कन्वर्ट होके आपको ये बनता है एचपीएल। अगर आप इस एचपीएल को इस तरह से कहा जाए तो ये एचपीएल ही अभी की स्थिति में मेडिकल लीव है, यही एक मेडिकल लीव। अगर आगे कहा जाता है यदि वेतन का आधे वेतन का 360 दिनों से कम अर्जित होता है तो उतने कम दिनों का ऐसे अवकाश का रूपांतरण की स्वीकृति दी जाएगी। मान लीजिए कि 360 की जगह 300 ही अर्ध वेतन अवकाश है तो कितना मिलेगा? 150 दिन इसको कन्वर्ट करके रूपांतरित करके मिला जा सकता है। क्लियर हो गया? आप पूरा ले सकता है, पूरा वेतन उसको मिलता रहेगा, आधा नहीं मिलता रहेगा।
कितना मिलता रहेगा? पूरा मिलता रहेगा 150 दिन तक, क्योंकि उसके पास 300 का अर्ध वेतन वाला छुट्टी पड़ा हुआ है तो उसको कन्वर्ट करा लिया। इसी को आपको कहा जाता है आपको मेडिकल लीव में आज की व्यवस्था में इस नए जो आदेश में यही मेडिकल लीव में कहा जाता है। एचपीएल के बाद लीव पर जाना चाहते हैं, यदि आप जैसे मैंने बताया एचपीएल के बाद आप लीव पर जाना चाहते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर एचपीएल कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप एचपीएल में रहे, मैं इसको इसलिए बार बार बता रहा हूं कि इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। आप एचपीएल में रहे, हाफ पे लीव पे रहे और उसके बाद भी आप लीव पे जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर मेडिकल आप देते हैं तो वो क्या कन्वर्ट वहां वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर किस में? वो चला जाएगा आपको मेडिकल लीव में, और मेडिकल लीव में पुराने कुछ ऐसे दूसरे अन्य लीव भी हैं वो भी यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन 180 दिनों से वो ज्यादा नहीं मिल पाएगा। ये आपको जानने की जरूरत है। एचपीएल के बाद मिल सकता है, एचपीएल को भी कन्वर्ट किया जा सकता है और एचपीएल के बाद भी अगर चाहते हैं तो अन्य कोई अवकाश आपके पास है तो वो कन्वर्ट यहाँ की जा सकती है। और इसको देगा कौन? इसको देगा जिला शिक्षा पदाधिकारी। 7 दिनों में स्वीकृत और स्वीकृत करना है, और अगर स्वीकृत हो जाता है तो वेतन लौटने उनके लौटने पर वेतन नहीं दी जाएगी, जबकि निर्बाध रूप से उनका वेतन चालू रहेगा, उनके लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। असाधारण अवकाश बिहार सेवा संहिता के नियम 180, 236 और 248 के तहत असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उक्त अवकाश की अवधि का कोई वेतन देय नहीं हो जाएगा। इसमें कोई आपको समय की बात नहीं की गई है। आपको असाधारण अवकाश मिल सकती है, लीव विदाउट पे इसी को कहा जा सकता है। स्वीकृति प्रदान की जाएगी, असाधारण अवकाश इसको कहा जाएगा, और इसके लिए वेतन नहीं दिया जाएगा और ये डीओ 7 दिन में इस पे अपना निर्णय करेंगे। ये आपको एक बड़ी बात है जो हम अभी आपको बताए हैं। अब देखते हैं अधि अवकाश, इसको समझने की जरूरी है। इसको कहते हैं लीव नॉट ड्यू। बिहार सेवा संहिता के नियम 235 के तहत अनुमान्य है यह छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर दी जा सकती है। ये अगर आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देते हैं तो यह छुट्टी समूचे सेवा काल में 180 दिन की दी जा सकती है। सरकारी सेवकों को जो आधे वेतन की छुट्टी के बाद उपार्जित करेंगे उससे यह छुट्टी काट ली जाएगी। अब देखिए इसको कैसे किया जाएगा। यह कह रहा है कि आप समूचे सेवा काल में कितना करेंगे, 180 को आप ले सकते हैं। और सरकारी सेवक जो आधे वेतन की छुट्टी उपार्जित कर रहे हैं, उपार्जित की बात आ गई ना, मान लीजिए कि आप जितना वो उपार्जित करेंगे उसी में से इसको काट लिया जाएगा। सेवा जो सरकारी सेवक जो आपको आधे वेतन की छुट्टी उपार्जित करेंगे उससे यह छुट्टी काट ली जाएगी। आपको उनके मिलेगा, ये एडिशनल नहीं है। ये जैसे आपका जो एचपीएल है, एचपीएल में जितना आप उपार्जित किए रहेंगे उसी में से इसको कैलकुलेट करके आपको कर लिया जाएगा। मान लीजिए 180 दिन इनको देना है, 180 दिन में ये 100 दिन ये इन्होंने अधिक छुट्टी ली है, तो आपको देखना होगा कि आपकी एचपीएल जमा कितनी है। मान लीजिए आपकी एचपीएल 300 जमा है तो 100 दिन ये रहे तो आधे दिन की छुट्टी को अगर काउंट की जाए तो कितनी एचपीएल इसके लिए खर्चा करना पड़ेगा? 200 खर्चा करना पड़ेगा। तो 300 में से 200 घटा देंगे तो ये यहीं से घट जाएगा और उनके बैलेंस में एचपीएल बचा रहेगा, एचपीएल बचा रहेगा 100 दिन का। यही बात कही जा रही है अधिक छुट्टी में। और इसमें भी कहा गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 7 दिन के अंदर इसको स्वीकृत और अस्वीकृत किया जाएगा और अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी और वेतन भुगतान उनका निर्बाध रूप से चालू रहेगा। और इन सारे अवकाशों को कैसे लिया जाए और क्या तरीका अपनाया जाएगा, यदि आपको अवकाश लेना है तो कैसे लेंगे? आपको जो अवकाश जिला शिक्षा पदाधिकारी को से लेना है एसएल और सीएल के अलावा जो 7 दिनों में उनको करने हैं, तो आप क्या सीधा वहां दीजिएगा? कैसे दीजिएगा? किस आधार से जाएगा? सीधा आप वहां पहुंचिएगा तो डीओ उसको करेंगे अगर सारी तरह के लाए हो कि नहीं लाए हो। तो इसकी व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि ऑफलाइन ये नहीं होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है। तो क्या क्यों कैसे होगा उसको भी चलिए हम जान लेते हैं। अब देखिए अब ये कैसे काम करेगा। अब चलिए देखते हैं इस 3 नंबर बिंदु से हम इस चीज को देखते हैं। उपर्युक्त सभी अवकाश संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को विद्यालय में योगदान तिथि से, यानी जिस दिन योगदान करते हैं उसी दिन से नियमानुसार दिए होगा। कौन से नियमानुसार? ऐसा नहीं योगदान तिथि को ज्वाइन कर लिए और उस दिन से चीजें हो, तो जो नियम है बिहार सेवा संहिता का उसी अनुसार दे होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर ऐसे सभी मामलों में अवकाश में जाने से पूर्व अवकाश हेतु आवेदन ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हर स्थिति में आपको अपलोड करना ही है, तो विशेष अगर कोई बहुत इमरजेंसी वाली स्थिति बनती है जब आप नहीं कर सकते हैं तब आप उसको दूसरे व्यवस्था से दे सकते हैं। लेकिन जो भी सामान्य प्रक्रिया में आप आवेदन को जो है ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड करेंगे। कोई भी आवेदन भौतिक रूप से नहीं दिया जाएगा, कोई ऑफलाइन व्यवस्था नहीं कि साहब लेके जाएंगे, एक आदमी
पूरा फील्ड वाला जो काम करने वाला लोग जाएगा, उसके साथ 4 दलाल लग जाएंगे, इतना पैसा, ये नोचने वाली व्यवस्था जो है ना, ये खत्म होने जा रही है। यदि किसी तरह की अतिरिक्त अभिलेख की आवश्यकता होगी तो वह भी ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही लिया जाएगा। अगर उसमें कोई कॉज है तो उसके लिए केरिस और जो भी व्यवस्था है आपको अपलोड शिक्षकों के माध्यम से विभाग चाहे कर्मी या पदाधिकारी मांगेंगे ई शिक्षा कोष के माध्यम से। जब तक अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होती है तब तक ऑफलाइन मोड में ऐसे आवेदनों पर विचार किया जाएगा। दिनांक 30/6 यानी ग्रीष्म अवकाश के बाद जैसे विद्यालय खुलेगा, सारा ऑफलाइन मोड वाला काम खत्म हो जाएगा। यानी अवकाश आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ऑफलाइन मोड में। कब? 23/6/2025 यानी जैसे विद्यालय ग्रीष्म अवकाश के बाद खुलेगा। तो अब यहाँ कुछ चीजें जान लीजिए। अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकार के द्वारा बिहार सेवा संहिता के संगत नियम के तहत ऐसे अवकाश हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार किया जाएगा। अवकाश की स्वीकृति के क्रम में विद्यालय में पदस्थापित कुल शिक्षकों के अनुपात में यह देखा जाएगा कि ऐसे किसी अवकाश की स्वीकृति से विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हो रहेगा। और ये खासकर कुछ शिक्षकों के लिए वो कतनो होगा, हम छुट्टी पर तो जाइबे करेंगे, तो अगर वो अस्वीकृत कर देगा हेडमास्टर तो आप नहीं जा सकते हैं। खाली आप आवेदन देके जो चल देते हैं, ये नहीं होगा। मैं ये बात आपको व्यवहारिक स्तर पे बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो अधिकार है, तो अधिकार कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये 6 नंबर बिंदु जब मैं पढ़ूंगा वो दिख जाएगा। छुट्टी आपका अधिकार नहीं है, आपकी सुविधा है, जो सरकार दी रही है, चाहे तो छीन सकती है। 5वें नंबर बिंदु को देखते हैं। सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन विद्यालय प्रधान एवं प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक के मामले में संबंधित प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा। अब चलिए यहाँ समझिए पहले। सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के अवकाश की स्वीकृति हेतु कौन आवेदन जो है वो आपको प्रधान, हेडमास्टर और हेड टीचर को दिया जाएगा। अगर प्रधान शिक्षक है और कोई हेडमास्टर है, उनके मामले में आवेदन जो है संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आपको 3 कार्य दिवस के अंदर अग्रसारित किया जाएगा। यदि अग्रसारण का निर्णय नहीं लिया जाता है तो ऐसे कारणों का उल्लेख किया जाएगा, अन्यथा 3 दिन के बाद आवेदन स्वतः अग्रसारित हो जाएगा। अगर स्थिति बनती है अग्रसारण की, तो अगर सबसे पहले शिक्षक कहाँ उसको देगा? उसको देगा, अगर शिक्षक है तो एचएम और एचटी को देगा, और यहां से अग्रसारण की व्यवस्था बननी शुरू हो जाती है। अगर एचटी और एचएम है तो वो बीओ को देंगे, और बीओ को क्या करना है? 3 कार्य दिवस के दिन में उसको अग्रसारण के लिए आगे कर देना है। अगर नहीं कहते हैं तो स्वतः अग्रसारित वो हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए छठा, जिसको जानना सबको जरूरी है और यही सबसे अंत में दिया है। बिहार सेवा संहिता के नियम 152 शुरू में ही जिक्र किया था मैंने, अनुसार छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है, यानी नहीं दावा किया जा सकेगा। यह लोक सेवा के लिए नितांत आवश्यक हो तो छुट्टी, यदि लोक सेवा के लिए नितांत आवश्यक हो तो छुट्टी स्वीकृत करने हेतु सक्षम पदाधिकारी अपने विवेक से किसी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकृत और रद्द कर सकता है। सक्षम पदाधिकारी क्या है आपको बता दिया गया, इस स्थिति में कौन सक्षम पदाधिकारी है। एसएल और सीएल के लिए तो सक्षम पदाधिकारी एचएम है, तो जब चाहे आपको छुट्टी को वो अस्वीकृत कर सकता है। यदि पृष्ठ 1 और 4 में पर तालिका 3 में आपने देखा था सक्षम पदाधिकारी को, तालिका के कॉलम 3 में अंकित अवधि में छुट्टी स्वीकृत और अस्वीकृत का निर्णय निर्धारित समय में नहीं लिया जाता है। जो छुट्टी के लिए बात कही गई थी उसमें कौन कौन सी छुट्टी है, और कंडिका 3 में प्राधिकार वाले उसके कौन है देने वाले, उसकी बात की जा रही है। अगर निर्धारित समय में वो उस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है तो समय पर अस्वीकृत और अस्वीकृत नहीं करने वाले पदाधिकारी पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्लियर है? उपयुक्त वर्णित अवकाश हेतु प्रक्रियाओं और निर्देशों का दृढ़ता से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। ये था पूरा का पूरा जो लीव है उसका स्ट्रक्चर, जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। वीडियो लंबा हो गया होगा, बिल्कुल मैं समझता हूं, लेकिन एक वीडियो को आपने देख लिया, सारी टेक्नोलॉजीज आप तक पहुंच गई होगी। तो यदि वीडियो पसंद आया हो, आपको टेक्नोलॉजीज इंफॉर्मेशन आपको लगा हो कि फ्रूटफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।